दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जवानों तक हथियार और दूसरे सामान पहुंचाना अब आसान हो जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस रोबोट अब बेहद मुश्किल ट्रांसपोर्ट को भी आसान बना देंगे। इन रोबोटिक म्यूल्स का ट्रायल जल्द ही पूरा हो जाएगा। आने वाले वक्त में ऐसे 100 रोबोटिक म्यूल्स सेना में तैनात हो जाएंगे। देखिए क्या खासियत है इन रोबोटिक म्यूल्स की, और ये सेना दिन रात तैनात रहते हैं। ऐसे में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेना के जवानों तक हथियार और दूसरे जरूरी सामान पहुँचाना भी एक बड़ी चुनौती है। बेहद मुश्किल इलाकों में अभी तक ये काम खच्चर की मदद से किया जाता था, लेकिन अब भारतीय सेना ने इस मुश्किल का एक आधुनिक हल ढूंढ लिया है। यह है सेना का रोबोटिक म्यूल, यानी रोबोटिक खच्चर। मुश्किल इलाकों में ट्रांसपोर्ट के जरिए पशुओं पर निर्भरता कम करने के लिए सेना आने वाले वक्त में इन रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल करेगी। इन म्यूल के प्रोटोटाइप के ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल्स पूरा होने के बाद ये रोबोटिक खच्चर ही फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों तक हथियार पहुंचाएंगे। इन म्यूल्स को सरहद पर आने वाली हर चुनौती को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये इतने ताकतवर हैं कि भारी वजन के बावजूद आसानी से चल सकते हैं। इनके अंदर संतुलन बनाए रखने की अनोखी काबिलियत है। पथरीले और उबड़-खाबड़ रास्तों पर ये बिना गिरे कई किलोमीटर तक लगातार चल सकते हैं। अगर कहीं रास्ते में लड़खड़ा जाएं, तो ये गिरने के बाद खुद खड़े हो सकते हैं। यही नहीं, इन्हें चुराना भी नामुमकिन है। अगर कोई इन्हें खींच कर ले जाने की कोशिश करे, तो ये खुद को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना भी जानते हैं। बहुत जल्द इन रोबोटिक म्यूल्स का बर्फीली पहाड़ियों पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है। सेना आने वाले वक्त में सरहद पर ऐसे 100 रोबोटिक म्यूल तैनात करना चाहती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की मदद से तैयार ये रोबोट -20 डिग्री की बर्फीली ठंड और 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी को आसानी से झेल सकते हैं। सेना को उम्मीद है कि रोबोटिक म्यूल्स के आने से साल 2030 तक दुर्गम इलाकों में ट्रांसपोर्ट के लिए पशुओं पर निर्भरता 60% तक कम हो जाएगी। सरहद पर जवानों तक हथियार पहुंचाने के लिए रोबोटिक म्यूल के साथ ही सेना कार्गो ड्रोन पर भी काम कर रही है। इन ड्रोन को हथियारों की सप्लाई के लिए तैयार किया जा रहा है। सरहद पर तैनात जवानों तक ये ड्रोन भारी मशीन गन और दूसरे हथियार आसमान के रास्ते आसानी से पहुंचा सकते हैं। इन आधुनिक तरीकों से हथियार पहुंचाने की सहूलियत सरहद पर तैनात जवानों को नई ताकत देगी। अब खराब मौसम और दुर्गम रास्ते हथियारों को पहुंचाने में बाधा नहीं बनेंगे। सरहद पर हथियारों की सप्लाई में ये एक नए युग की शुरुआत होगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पोरबंदर के समंदर में आज कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये हेलीकॉप्टर एक टैंकर शिप पे घायल शख्स के रेस्क्यू के लिए जा रहा था। रास्ते में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हेलीकॉप्टर को पानी में ही उतारना पड़ा। हेलीकॉप्टर पे 4 लोग उस वक्त सवार थे। इनमें से एक को बचा लिया गया है। बाकी 3 लोगों को तलाशने के लिए 4 जहाज और 2 एयरक्राफ्ट को लगाया गया है। हेलीकॉप्टर पे 4 जवान सवार थे और उनमें से एक को तो पुख्ता जानकारी के तहत बचा लिया गया है, लेकिन कोस्ट गार्ड के जवान को बचाने के अलावा बाकी तीनों की खोज अभी जारी है। विमान से तीनों जवानों की तलाशें फिलहाल जारी है। कोस्ट गार्ड और अब अगली खबर का रुख करते हैं। गुजरात के तापी जिले में भारी बारिश से पशु चुराने गए 2 लोग लहरों के बीच फंस गए थे। उफनती लहरों के बीच 2 जिंदगियों को फंसा देख कोस्ट गार्ड के जवान राहत और बचाव के लिए पहुंचे। लहरों के बीच कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए नदी में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया। दूसरी तरफ एसडीआरएफ ने 20 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उफनती लहरों के बीच फंसे 2 लोगों को कोस्ट गार्ड के जवानों ने राहत और बचाव अभियान के तहत बचाया और लहरों के बीच कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए नदी में फंसे इन 2 लोगों का रेस्क्यू किया। और अगर दूसरी तरफ की बात करें तो एसडीआरएफ ने 20 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।
देखिए, तमाम जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र की तस्वीरें देख लीजिए। महाराष्ट्र के हिंगोली में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और बाढ़ के बाद लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। नगर पालिका, दमकल विभाग की कई टीमें इस काम में मुस्तैद हैं। उफनती लहरों के बीच में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किस तरह किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। किसी चुनौती से ये काम कम नहीं है, मगर ये जांबाज मजबूती से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इन जवानों ने हर जिंदगी को सुरक्षित बचाने का संकल्प भी लिया है। और इसी तरह महाराष्ट्र के नांदेड़ में राहत और बचाव टीमें पानी में डूबे इलाकों का दौरा कर रही है। इन टीमों का मकसद ये पता लगाना है कि कहीं कोई फंसा हुआ तो नहीं है। ये टीम फंसे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौटती है और उनको खाना पानी भी मुहैया करवाती है। देखिए, केदारनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे यात्रियों का सफर रेस्क्यू किया गया। ये यात्री केदारनाथ पैदल मार्ग और गौरीकुंड हाईवे पर भूस्खलन की वजह से फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस ने मिलकर अलग अलग स्थानों पर फंसे 400 यात्रियों का सकुशल रेस्क्यू कर सोनप्रयाग पहुंचाया। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मुनकटिया और गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग में भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया था, जिससे केदारनाथ पैदल मार्ग से सोनप्रयाग के लिए निकले 400 यात्री रास्ते में फंस गए थे। यात्रियों को देर शाम तक प्रभावित स्थानों से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट के देश ब्रुनई दौरे पे गए हैं। ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा के लिए ब्रुनई के दौरे पे हो। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं। 40 साल पूरे होने की खुशी में ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री इस दौरे पर निकले। इस 2 दिवसीय दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों को मजबूत करना और बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ब्रुनई से 4 सितंबर को सिंगापुर जाने वाले हैं। हमारे जो प्रधान सेवक है हमारे कंट्री के, वो अपने कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जो समुदाय यहाँ इंडियन रहते उनके लिए आ रहे हैं। ये उनमें ब्रुनई के पॉपुलेशन के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे प्राउड मोमेंट है कि इस कंट्री में, ये कंट्री एक्चुअली सबसे साउथ ईस्ट एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का जो सुल्तान है हाजी हसनल बोलकिया, वो सबसे बेहतरीन इंसान है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। ब्रुनई का ये दौरा है भारत के लिए बेहद खास बताया जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजहें हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत ब्रुनई से हाइड्रोकार्बन आयात करता है। ऐसे में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बढ़ाने की कोशिश के लिए ये दौरा बेहद खास है। हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस को लेकर भी इस दौरे के दौरान चर्चा संभव है। और वहीं भारत ने ब्रुनई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है और प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। देखिए, इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें, आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर भी दोनों देशों के बीच में चर्चा संभव बताई जा रही है। दोनों देशों के बीच में भारत म्यांमार की स्थिति पर चर्चा भी की जा सकती है। और भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की आजकल कोशिश में जुटा है। ऐसे में भारत ब्रुनई के साथ समुद्री सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चर्चा हो सकती है। देखिए, ब्रुनई समुद्री सीमा वाला देश है, सभी जानते हैं। देश की उत्तरी सीमा साउथ चाइना से लगती है। साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनई का चीन के साथ विवाद रहा है। ऐसे में चीन के खिलाफ मजबूती के लिए ब्रुनई से बातचीत काफी खास मानी जा रही है। ब्रुनई के बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक में होंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी करीब 6 साल बाद सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं।
देखिए, इस लिहाज से कि 6 साल बाद ये दौरा हो रहा है तो ये दौरा काफी खास हो जाता है। विदेश मंत्रालय की माने तो प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की तरफ ये एक बड़ा कदम। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ औपचारिक बातचीत होगी। सेमीकंडक्टर पे बातचीत संभव है। तकनीक के युग में सेमीकंडक्टर आजकल बेहद अहम माना जा रहा है और कार से लेकर फोन तक हर जगह सेमीकंडक्टर्स का ही इस्तेमाल होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कुछ खूबसूरत तस्वीरें हमारे पास हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनमें आस्था भक्ति के रंग समाये हुए हैं। पहली तस्वीर महाकाल की नगरी उज्जैन से है, जहां भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। झाल, मंजीरे, ढोल नगाड़ों के साथ शिव भक्तों का काफिला उनके साथ चलता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में कन्याओं ने शिव तांडव स्तोत्र पर डांस किया। ऐसा कर इन 1000 कन्याओं ने रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गीत, संगीत और नृत्य की अद्भुत छटा से नहा उठा। और देखिए, शिव का परम धाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। गंगा किनारे स्थापित काशी विश्वनाथ मंदिर में एक दिन पहले यानी सोमवार को एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। वहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 लड़कियों ने शिव तांडव स्तोत्र पर परफॉर्म किया। ये आयोजन तमिलनाडु की संस्था की तरफ से कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री मृदंग सम्राट डॉक्टर येला वेंकटेश्वर ने अद्भुत प्रस्तुति दी, जिनके सानिध्य में लगभग 1000 लड़कियों ने शिव तांडव स्तोत्र पर नृत्य भी। चांदी के छत्र और फूलों से सजी विशेष पालकी में विराजमान महाकाल की सवारी जिन जिन गलियों से गुजरी, झाल, मंजीरा, ढोल, नगाड़े, डमरू बजाते शिव भक्तों का काफिला भक्ति के सागर में गोते लगाता चल पड़ा। ये शाही सवारी है उज्जैन के महाराजाधिराज महाकाल की, जो झूम के निकली है, पूरी धूम से निकली है। मंदिर में ठाठ बाट से विराजने वाले महाकाल जब प्रजा का हालचाल जानने सड़कों पर निकले तो पूरी फिजा हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठी। आगे आगे महादेव, पीछे बाबा की भक्ति में झूमते गाते भक्तों की पूरी टोली। आज बाबा की शाही सवारी देखने, आज आखिरी शाही सवारी है बाबा की और बहुत आनंद आया। आज बाबा सबके दुख हरने निकले हैं महाकाल बाबा सवारी के, और बहुत आनंद आया। अंदर भी दर्शन करे हमने, सवारी के भी दर्शन करे, 7 रूपों के दर्शन करे आज हमने बाबा के। पूरे वर्ष भर जो उज्जैन की पूरी बाबा महाकाल उज्जैन के अवंतिका के राजा हैं और पूरे नगर को नहीं, पूरे शहर को नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे हमारे पूरे भारत को इस पल का इंतजार रहता है कि बाबा की महाकाल की शाही सवारी जो निकलती है, इसमें आप देखिए लाखों की संख्या में आपको भक्त दिख रहे होंगे और भक्त इसका पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि बाबा महाकाल की शाही सवारी। और आज भगवान चंद्रमौलेश्वर अपनी एक अनोखी छटा के साथ भगवान का इंद्रदेव भगवान का स्वागत कर रहे हैं। जो वर्षा हो रही है भगवान इंद्रदेव स्वागत कर रहे हैं। पूरे साल शाही सवारी का इंतजार करते हैं हम लोग और बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। कहाँ से आए आप देखने? हम ग्वालियर से आए हैं। तो खाली सिर्फ सवारी देखने आए हैं? सवारी देखने, महाकाल के दर्शन करने आए हैं। कृपा ऐसी है कि बाबा बुला लेता है। परंपरागत मार्ग से राजसी रंग में निकली बाबा के शाही सवारी में पुजारी, प्रशासन का अमला, पुलिस का बंदोबस्त सब कुछ था। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई और आस्था का ऐसा रंग दिखा कि जिसने देखा वो देखता ही रह गया। वैसे तो महाकाल की सवारी सावन के महीने में ही निकाली जाती है, लेकिन महाकालेश्वर की सवारी भाद्रपद मास में भी निकलती है, क्योंकि यहाँ पुराने समय में मराठा राजाओं का शासन था और उनके पंचांग के आधार पर सावन माह की सवारी भादो मास के एक पक्ष में भी निकाली जाने लगी। तभी तो आज उज्जैन के राजाधिराज महाकाल महाराज बेहद धूमधाम से नगर भ्रमण पर निकले हैं।
धूमधाम से बाबा महाकाल की सवारी निकली है। जितना जोश खरोश बाबा महाकाल के लिए हिंदू समाज का है, इतना ही जोश खरोश अन्य समाज का भी देखने को मिल रहा है। महाकाल की सवारी बड़ी धूम से सारे नगर में होकर पुनः महाकाल मंदिर में अपने समय के अंदर यहाँ आ गई है और उसमें उनकी जो पूजा और यहाँ की परंपरा है वो परंपरा का निर्वाह हुआ। उज्जैन महाकाल का है, पर महाकाल सबके हैं। हर भक्त के दिल में बसते हैं, हर भक्त का कल्याण करते हैं। इसलिए भक्त भी महाकाल के दर्शन कर खुद को धन्य समझते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। गणपति बप्पा मोरया, ये जयकारा एक बार फिर गूंजने वाला है, क्योंकि देश भर में गणपति उत्सव की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में बप्पा की मूर्ति को घर लाने की तैयारी है, तो विघ्नहर्ता की मूर्तियों को अंतिम रूप भी इस वक्त बाजारों में दिया जा रहा है। अलवर से नांदेड़ तक बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार हो रही हैं। भगवान की मूर्ति ऐसी कि दिल में उतर जाए, आंखें ऐसी मानो आपसे कुछ कह रही हैं। बाप्पा की इन मूर्तियों को आकार देना आसान नहीं है, लेकिन राजस्थान के अलवर में इन दिनों मूर्तिकारों पर बप्पा के प्रति आस्था और श्रद्धा का कुछ ऐसा रंग चढ़ा है। जैसे जैसे गणपति बप्पा के आगमन की घड़ी समीप आ रही है, अलग अलग शहरों में अलग अलग कलाकार पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ गणपति की दिव्य मूर्तियों को आकार दे रहे हैं। ये मूर्तियां बेहद भव्य और दिव्य हैं, लेकिन इन मूर्तियों की एक विशेषता ये भी है कि ये इको फ्रेंडली भी है, यानी पानी में पूरी तरह घुल जाती है। दरअसल अलवर के आसपास के इलाके में जो चिकनी मिट्टी पाई जाती है, उसकी मदद से इन मूर्तियों का निर्माण होता है। यही इन मूर्तियों की विशेषता है। अलवर में बनी मूर्तियों की डिमांड देश भर में तो होती ही है, दुनिया भर में इन मूर्तियों को भेजा जाता है। अलवर से लगभग 15 देशों में गणपति बाप्पा की मूर्तियों की सप्लाई की जाती है। गणेशोत्सव करीब है, तो बाप्पा की मूर्तियों को आकार देने का काम भी तेजी से चल रहा है। छोटी बड़ी हर अंदाज, रूप और आकार की मूर्तियां। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी इन दिनों बाप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है। नांदेड़ जिले के पिंपल गांव में तैयार की जा रही इन मूर्तियों की डिमांड इतनी है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्तियां मौजूद है, ऐसी सजीव, ऐसी मनमोहक, मानो गणपति खुद विराजे हों। गजानन की मूर्तियां तैयार हैं, बस अब उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। अलग अलग रंग और अंदाज में नजर आ रही गणपति की ये मूर्तियां मनमोहक हैं। 7 सितंबर को देश विदेश में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाएगी। गणपति बाप्पा की विदाई होगी, जिसकी तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से जारी है। इको फ्रेंडली मूर्तियां भी उसी तैयारी का हिस्सा हैं, जो पर्यावरण के लिहाज से भी काफी फायदेमंद साबित होता है। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसे गणपति की तस्वीर जो देखने में जितनी आकर्षक है, उतना ही जानना दिलचस्प है इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए मटेरियल के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप कॉलोनी में इस बार गणेशोत्सव पर गणेश जी की अनोखी कलाकृति तैयार की जा रही है। इन्हें रेलवे के स्क्रैप से बनाया जा रहा है। 11,000 लॉकिंग प्लेट, नट बोल्ट,
वायसर और रेलवे के अलग अलग स्क्रैप मटेरियल से लोहे के गणेश जी की कलाकृति तैयार की जा रही है। इस कलाकृति की ऊंचाई 12 फीट, चौड़ाई है 8 फीट और वजन करीब 1000 किलो है। ये कलाकृति यहां स्थायी रूप से रहेगी। ये वैगन रिपेयर शॉप है रायपुर का, जहाँ पे मालगाड़ी का रिपेयरिंग होता है। काफ़ी मात्रा में रेलवे के स्क्रैप वगैरह निकलते हैं और मैं विगत 15 सालों से यहाँ पे कलाकृतियाँ बना रहा हूँ। तो कुछ बच्चे बाहर से, महाराष्ट्र वगैरह से आए हुए थे, उनका कॉन्सेप्ट था कि सर हम गणेश बनाएंगे। उनको मैं बेसिकली गाइड करता हूँ और उनके साथ मिलके बनाता भी हूँ। तो वो हुआ ये कि उन्होंने शायद कुछ छोटे मोटे गणेश बनाए रहे होंगे, कुछ उनका थोड़ा सा क्लियर था विजन। तो फिर उनके हिसाब से एक ड्राइंग बेसिक लेकर हम लोगों ने काम शुरू किया। 15-20 दिनों में एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लगभग नहीं में 12 फीट का तैयार हो गया। तो उस पर एक एक्सपेरिमेंट अभी करके देखेंगे हम लोग, और उससे कुंडल वगैरह में नट बोल्ट और कुछ बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ, वैरायटी है स्क्रैपों का। तो वो हम कहीं ना कहीं एक दो दिन में अच्छा एक्सपेरिमेंट करके पूरे कुछ नट बोल्ट, स्प्रिंग, वायसर, सारा चीज आपको देखने को मिलेगा उस पूरे। अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों सोलुंग महोत्सव मनाया जा रहा है। सोलुंग वहां रहने वाली जनजातियों का एक खास उत्सव है जो सितंबर महीने के पहले हफ्ते में सप्ताह भर चलता है। इसमें 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम होते हैं जिसमें पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन होता है। कृषि देवता को प्रसन्न करने से लेकर पुरखों को याद करने तक की परंपरा का इसमें पालन किया जाता है। लोक संस्कृति की अनूठी छटा, लोक गीतों पर थिरकते ये पांव। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की हैं। ये नृत्य और संगीत सोलुंग महोत्सव का है। सोलुंग यहाँ के आदि समुदाय का खास त्योहार है जिसे हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में धूमधाम से मनाया जाता है। इस खास मौके पर अच्छी फसल के लिए ये लोग अपने देवता से प्रार्थना करते हैं ताकि खेती अच्छी हो और उनकी समृद्धि बनी रहे। पारंपरिक त्योहार और उत्सव मनाने के लिए यहाँ के गृह मंत्री मामा नातुंग और विधायक तापिर गांव भी पहुँचे और लोगों से अपनी परंपरा को बचाए रखने की अपील की। हम सभी समुदाय को, खास करके हमारा आदि समुदाय जनजाति को सुरक्षित, बीमार हजार ना हो, तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं भगवान को भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपना डायलेक्ट से, अपना ट्राइब का भाषा से हम अपना मम्मी, दादी, अंकुल, आंटी को कहे तो ये एक फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन से हम समाज को बचाए रख सकता है। लेकिन आज ही हम अगर मम्मी, दादी, अंकुल, आंटी में ही बातेंगे तो हम तो अंग्रेजी हो गया। सोलुंग महोत्सव की पूजा में लोग दुर्भाग्य से बचने और देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देते हैं और कृषि के देवता को भोग लगाते हैं। अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं और नाच गाकर उत्सव मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के इस खास महोत्सव को लेकर यहाँ के लोगों में कई तरह की धारणाएं, कहानियां और मिथक हैं। लेकिन पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते इन लड़के लड़कियों का एक मकसद अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को कायम रखना भी है। इनकी वेशभूषा हो, गहने हो या फिर इनका लोक संगीत और नृत्य, सब यहाँ की जनजातीय परंपरा का हिस्सा है। हर चीज का अपना महत्व है। जैसे इन लड़कियों का ये ग्रुप डांस, इसे पोनुंग डांस कहा जाता है। इसमें 14 से 18 साल की लड़कियां हिस्सा लेती हैं। इन्हें पोनुंग बोना यानी पोनुंग डांसर कहा जाता है। ये त्योहार समुदाय को एकजुटता, विरासत और समृद्ध फसल की प्रार्थना के लिए एक साथ लाता है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये त्योहार वहाँ की जनजातीय परंपरा को बनाए रखने की अनूठी मिसाल है, जिसमें खूब सारे रंग हैं, गीत है, संगीत है और नृत्य भी, साथ ही परंपरा का उत्सव है। युवराज मेहता, ईटानगर, गुड न्यूज टुडे।
महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कल बैल पोला त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर जलगांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में लोग सामूहिक नृत्य कर जश्न मनाते हुए देखे गए, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी महिलाओं ने हिस्सा लिया। बैल पोला पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए जिलेवासी एक दिन पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं पोला पर्व पर मिट्टी से बने हुए नदिया बैल की खरीद कर पूजा की जाती है। पोला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि किसानों का सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक पर्व है। ये त्योहार किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए विशेष महत्व रखता है। बैल पोला त्योहार के दौरान कृषि में उनके अमूल्य योगदान के रूप में बैलों की पूजा की जाती है। किसान इस दिन बैलों को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और अब बात उस खबर की जिसमें हौसला, हिम्मत और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। ये वो 3 चैंपियन हैं जिन्होंने पेरिस में खेले जा रहे पैरालंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। सुमित अंतिल ने इतना दूर जेवलिन फेंका कि एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक्स में भी सुमित गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। दूसरे पदकवीर हैं नितेश कुमार, जिन्होंने बैडमिंटन कोर्ट में विरोधी टीम को परास्त कर गोल्ड पे अपना कब्जा जमाया। सबसे पहले पेरिस पैरालंपिक्स में देश को पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने दिलाया था। उन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीतकर देश को झूमने का मौका दिया था। इसके अलावा हमारे कई और पदकवीर हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें आज पूरा देश सलाम कर रहा है, क्योंकि ये हौसलों की जीती जागती मिसाल है। ये सभी अपने मुश्किल वक्त से लड़के और मुश्किल हालात को मात देकर यहाँ तक पहुंचे हैं। इनकी कामयाबी हमें सिखाती है कि हार मानने से नहीं बल्कि कुछ करने से हालात बदलते हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। बीती रात भी खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया और रिकॉर्ड 8 मेडल जीते। 2 गोल्ड है, इसमें 3 सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दिन की शुरुआत योगेश ने सिल्वर के साथ की तो अंत नित्या ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ किया। इस तरह से पेरिस पैरालंपिक में भारत अब तक 15 मेडल अपने नाम कर चुका है। पेरिस पैरा ओलंपिक में कामयाबी की कहानी लिखने वाले सितारे भले ही अभी 7 समंदर पार से लौटे नहीं हैं, लेकिन जीत की खबर तो पहुंची है, लिहाजा जश्न भी बनता है। ये तस्वीरें हरियाणा के बहादुरगढ़ में एथलीट योगेश कथुनिया के घर की है, जहां परिवार के लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत का जश्न मना रहे हैं। योगेश ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भी सिल्वर मेडल जीता था। सिल्वर मेडल जीता, बहुत ज्यादा खुशी है। इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि कब उसका मैच आए और आज उसका मैच आया और सिल्वर मेडल जीता। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उस टाइम पे हमारी भी एज इतनी नहीं थी और ना हमें इस चीज की समझ थी कि क्या हो गया एकदम से। बट अब सोचते हैं तब ये लगता है कि हाँ, उस टाइम पे हमारी जिंदगी बिल्कुल रुक चुकी थी। कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इस लेवल पे भी आएंगे और उसकी वजह से आज हम लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। कामयाबी का जश्न पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले भारतीय पैरा शटलर नितेश के घर पर भी मना, जहां उनके माता पिता ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बेटे की कामयाबी का जश्न मनाया। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। आज वो वर्ल्ड नंबर 1 रैंक में था और आज उसने गोल्ड मेडल लाके पूरे संसार में फतेह और भारत का तिरंगा फहराया। उससे बढ़िया खुशी किसी भी भारतीय के लिए हो नहीं सकती। बहुत अच्छा। अभी मैं बोलती हूँ भगवान ऐसा बेटा सबको दो। बहुत मेहनत करी है लड़का ने, बहुत मेहनत कर करके पसीना बुआ के आज इस तक पहुँचे। हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट निषाद कुमार के चेहरे पर भी चांदी की चमक दिखी। हालांकि उम्मीद और मेहनत दोनों गोल्ड मेडल की थी। पिछले पैरालंपिक्स में भी सिल्वर था और इसमें भी हमने सिल्वर जीता है, जो कि हमारी तैयारी कुशल। गोल्ड चलो कोई बात नहीं, गोल्ड की अलग बात है, मतलब जो जंप की तैयारी थी वो नहीं हो पाया। स्टार्ट हमने बहुत अच्छा लिया और 95 पर स्टार्ट लिया और नेक्स्ट हाइट 98 थी, उसको पास करके 2 मीटर जंप लिया। नेक्स्ट हाइट हर वो 98 के बाद 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहे थे। फिर 204 जंप लिया, 206 पास करके 208 जंप था। 208 के ऊपर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि सब कुछ ठीक था, फीलिंग अच्छी थी, बॉडी अच्छी थी,
पता नहीं जंप ही नहीं लगा उसमें। मैंने अभी तक जंप देखे नहीं है अपने, बट मैं देखूंगा कोच के साथ बैठ कर जब मैं फ्री होऊंगा। पेरिस पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने भी उम्मीद के मुताबिक बढ़िया प्रदर्शन किया और भारत की मेडल टैली में एक और सोने का तमगा बढ़ा दिया। सुमित ने जैवलिन थ्रो की F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ उन्होंने 70.59 मीटर दूर भाला फेंक कर अपने ही पैरालंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। IAS अधिकारी सुहास एलवाई ने पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता। हालांकि उम्मीद गोल्ड की थी, लेकिन उन्हें बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SL4 फाइनल मुकाबले में फ्रांस के दिग्गज खिलाड़ी लुकास माजूर के हाथों 9-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा और गोल्ड की जगह सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। उनकी इस जीत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें बधाई दी और उनकी जमकर तारीफ की। वहीं नित्या श्रीशिवन ने बैडमिंटन की वुमेन्स सिंगल मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीता। रेसिंग की 2 अलग अलग कैटेगरी में 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली भारतीय एथलीट प्रीति पाल को इस पल का बेसब्री से इंतजार है जब वो 2 मेडल के साथ अपने वतन वापस लौटेंगी। महिला एथलीट प्रीति पाल ने 200 मीटर रेस T35 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर रेस में ब्रॉन्ज दिलाया था। अभी बहुत प्राउड फील हो रहा है, अब हो रहा है यकीन, अब खुशी हो रही है बहुत कि मैं 2 मेडल लेके इंडिया वापस जाऊंगी। मैं ये मतलब सोच भी नहीं पा रही। और देखो मतलब हमारे इतनी कंट्री में से 112 कंट्री है ना सर, उसमें से हमारा तिरंगा ऐसे ऊपर जा रहा है तो इतना प्राउड फील हो रहा है यार। हमारा तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा, वाओ सर, मतलब इमोशनली हो रहा था वो तो। शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय पैरा शूटर अवनी लेखरा को पीएम मोदी ने जीत के लिए बधाई दी और उनकी हिम्मत, हौसले और जज्बे की जमकर तारीफ की। अवनी ने R2 वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। पेरिस पैरालंपिक में जीत का सिलसिला जारी है। 5 दिन में 15 मेडल आ चुके हैं। अभी 5 दिन का खेल बाकी है। उम्मीद है भारतीय खिलाड़ी अपने उम्दा प्रदर्शन से पेरिस में नया इतिहास रचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।